अब जो हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं ना, वो है हमारा क्या, वो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। वो है हमारा क्या, वो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, वो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब एक चीज़ समझेंगे यहाँ पे कि मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन कंसेप्ट की हमने बात करी थी, जिसको कि हमने सॉल्व करना सीखा था किससे, सिंप्लेक्स मेथड से। तो स्पेशल काइंड ऑफ सिंप्लेक्स है ये ट्रांसपोर्टेशन जो प्रॉब्लम होता है ना, ये स्पेशल काइंड ऑफ सिंप्लेक्स ही है, ये एक स्पेशल केस ऑफ सिंप्लेक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे सीधे बात करते हैं क्वेश्चन को लेके कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको ध्यान में रखनी है और इसमें प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ कुछ इंट्रोडक्टरी चीज़ देखते हैं कि एक ऐसा हमको मैट्रिक्स गिवन होगा। ठीक है, सर्टेन रोज होंगे, उसमें सर्टेन कॉलम्स होंगे। ठीक है, ये ऐसा गिवन होगा। इसके ऊपर में D1, D2, D3, D4, D5 5 है, तो यहाँ पे 5 ले लेते हैं, ऐसे ये n तक हो सकता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं डेस्टिनेशंस। क्या कहते हैं, डेस्टिनेशंस। ठीक है, डेस्टिनेशंस यानी कि जहाँ पे सप्लाई की डिमांड है, जहाँ पे सप्लाई की डिमांड है। और हर एक डेस्टिनेशन के नीचे, यानी यहाँ पे एकदम बिल्कुल नीचे में हमको क्या गिवन होगा, हमको गिवन होगा कि इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे कितनी डिमांड है। ठीक है, इसको B1, B2, B3, B4, B5 से ऐसे शो कर देंगे। तो ये क्या बता रहा है, ये हमको बता रहा है डिमांड कि कितनी डिमांड है। ठीक है, अब यहाँ पे होगा हमारा F1, F2, F3, F4। ये क्या है, दीज आर आवर फैक्ट्रीज। ये फैक्ट्री है जहाँ से कि हमें क्या मिल रहा है, हमें सप्लाई मिल रहा है, हमें प्रोडक्ट की सप्लाई मिल रही है। ठीक है, A1, A2, A3, A4, ये ऐसा कुछ मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, तो इससे हम इन्फेरर क्या करते हैं, इससे हम इन्फेरर ये करते हैं कि F1 फैक्ट्री है जो कि S1 अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है। F2 फैक्ट्री है जो कि A2 अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है। F3 फैक्ट्री है जो कि A3 अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है, एंड सो ऑन। और ये बता रहा है कि D1 डेस्टिनेशन पे इतनी की डिमांड है, B1 की डिमांड है, B2 की डिमांड है, B3 की डिमांड है। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं कॉस्ट मैट्रिक्स। इसको हम कहते हैं कॉस्ट मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या गिवन होता है हमको, यहाँ पे हमें C11, C12, C13 एंड सो ऑन, C21, C31, C32, इस तरीके से हमें क्या गिवन होंगे, अलग अलग कॉस्ट गिवन होंगे। कॉस्ट गिवन होने का क्या मतलब है, कॉस्ट कहने का क्या मतलब है, कॉस्ट कहने का ये मतलब है कि सपोज करते हैं ये C11 हमने कंसिडर किया, क्या कंसिडर किया, ये है हमारा C11। कहने का ये मतलब है कि फैक्ट्री 1 से डेस्टिनेशन 1 तक एक प्रोडक्ट पहुंचाने में हमें कितना कॉस्ट लग रहा है, इतना कॉस्ट लग रहा है। फैक्ट्री 2 से डेस्टिनेशन 1 तक पहुंचाने में हमें C21 कॉस्ट लग रहा है। फैक्ट्री 2 से डेस्टिनेशन 2 पे पहुंचाने में हमें क्या लग रहा है, C22 कॉस्ट लग रहा है। सिमिलरली फैक्ट्री 3 से डेस्टिनेशन 4 पे पहुंचाने में हमें कितना लग रहा है, C34। तो ये कॉस्ट बता रहा है कि यूनिट प्रोडक्ट को किसी फैक्ट्री से किसी डेस्टिनेशन तक ले जाने के लिए हमें कितना कॉस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये फैक्ट्री, हर एक फैक्ट्री की सप्लाई, डेस्टिनेशन, हर एक डेस्टिनेशन पे डिमांड, along with their respective cost of transporting the material from the factory to the prescribed destination, ये सब चीज़ें हमें गिवन होंगी, ये सब चीज़ें हमें गिवन होंगी। हमसे पूछ क्या रहा होगा, हमें हर एक प्रोडक्ट को, हर एक डिमांड को वी हैव टू एलोकेट देम सच दैट कि जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आए ना, क्या है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो आए वो क्या आए, वो हमारा मिनिमम आए। ठीक है, जैसे सिंप्लेक्स में हम मिनिमम करते थे, वैसे ही कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है हमारा क्या आना चाहिए, मिनिमम आना चाहिए।
कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या आना चाहिए, मिनिमम आना चाहिए। तो ये दिस एक्ट्स एज आवर ऑब्जेक्टिव, दिस एक्ट्स एज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की तरह बिहेव करता है यहाँ पे। ये बात समझ में आई? अब सपोज करते हैं कि यहाँ पे हमने जो एलोकेशन की है उसको अगर हम एक्स आई जे से डिनोट करते हैं, जनरल एक्स आई जे से, तो हम क्या देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, मिनिमाइज जेड, जेड एक कोई फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया जिसको कि हमें मिनिमाइज करना है, सच दैट अब इसकी कॉस्ट कैसे निकलेगी, सपोज यहाँ पे x1 भेजा, यहाँ पे x2 भेजा, यहाँ पे x3 भेजा, इस टाइप से भेजा है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, एक्स आई जे और सी आई जे का मल्टीप्लिकेशन और इसका समेशन, इसका समेशन वेयर आई इज इक्वल्स टू 1 से लेके m तक एंड j इज इक्वल्स टू 1 से लेके m तक, जहाँ पे कि क्या है, i इज आवर, m इज आवर नंबर ऑफ रोज, जैसे यहाँ पे रो है ना, तो 1 से 4 हो जाएगा, यहाँ की अगर इस पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करें तो 1 से 4 हो जाएगा और n जो है 1 से 5 हो जाएगा, कॉलम इतने हैं। तो ये मैट्रिक्स की साइज़ एक जनरल की अगर हम बात करें तो mn हो सकती है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा जिसको कि हमें क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है, जिसको कि हमें क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है। ठीक है, अब एलोकेशंस करते कैसे हैं, इसके कुछ मेथड हैं, मेथड ऑफ एलोकेशंस। ठीक है, मेथड ऑफ एलोकेशंस, मेथड ऑफ एलोकेशंस की बात करते हैं। मेथड ऑफ एलोकेशंस हमारे पास 3 है बेसिकली। एक है हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, ठीक है। दूसरा है हमारा लीस्ट कॉस्ट मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड, और तीसरा है हमारा वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड, वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। ठीक है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, जिसको कि हम कहते हैं वैम। तो ये 3 तरीके से हम क्या करते हैं कि डिमांड और सप्लाई को एलोकेट करते हैं इन द कॉस्ट मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, जो सल्यूशन हमारा आता है उसको हम चेक करते हैं ऑप्टिमल है या नहीं है। तो चेक दी ऑप्टिमिलिटी, ऑप्टिमिलिटी है कि नहीं। ठीक है, इसको चेक करने के लिए हम जो प्रोसेस यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं मोदी मेथड। ठीक है, मोदी मेथड। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें हमें पढ़नी हैं। ठीक है, उसके बाद 2-3 टर्म्स हैं जो हमें यहाँ पे ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, तो ऑप्टिमिलिटी के लिए कंडीशन क्या है कि हमारा जो सोल्यूशन आया ना, हमारा जो सोल्यूशन आया है दैट हैज़ टू बी नॉन डीजेनरेट, दैट हैज़ टू बी नॉन डीजेनरेट, दैट हैज़ टू बी नॉन डीजेनरेट। अब नॉन डीजेनरेट कहने का मतलब है कि 2 कंडीशन, यदि हम कह रहे हैं कि हमारा जो एलोकेशंस है वो नॉन डीजेनरेट है, इसका मतलब है कि इट इज़ बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, इट इज़ बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, फिजिबल सोल्यूशन एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। अब बेसिक फिजिबल सोल्यूशन कहने का क्या मतलब है, बेसिक किसी भी सोल्यूशन को हम बेसिक फिजिबल सोल्यूशन तब कहते हैं जब नंबर ऑफ एलोकेशन, नंबर ऑफ एलोकेशंस, नंबर ऑफ एलोकेशंस इज इक्वल टू m प्लस n माइनस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क्स के लिए पूछ भी सकता है कि नंबर ऑफ एलोकेशंस कितने होने चाहिए फॉर द सोल्यूशन टू बी अ बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। सो आंसर विल बी m प्लस n माइनस 1, m प्लस n माइनस 1। ठीक है, अच्छा इंडिपेंडेंट कहने का क्या मतलब होता है, इंडिपेंडेंट कहने का मतलब होता है, जैसे आप एग्जांपल से समझो कि सपोज करते हैं इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होने का क्या मतलब होता है, इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होने का ये मतलब होता है, जैसे सपोज करो कि एक कोई मैट्रिक्स है हमारा। ठीक है, मैट्रिक्स है हमारा 1 2 3 4। ठीक है,
1 2 3, तो ये 4 रो 5 कॉलम का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलोकेशंस होने कितने चाहिए? नंबर ऑफ एलोकेशंस होने चाहिए हमारे कितने? बेसिक फिजिबल होने के लिए होने चाहिए कितने? फॉर बेसिक फिजिबल सोल्यूशंस नंबर ऑफ सोल्यूशन शुड बी m + n-1, दैट इज 5 + 4 - 1 विच इज इक्वल्स टू 8। तो 8 एलोकेशन हम मान लेते हैं कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ है, 1 2 3 4 5 6, एक यहाँ है 7, एक यहाँ है 8। ये 8 पोजीशन हैं जहाँ पे हमारे एलोकेशंस हैं। अब इंडिपेंडेंट कहने का ये मतलब होता है कि आप किसी भी रैंडमली आप किसी भी एलोकेटेड सेल को सेलेक्ट करो, वहाँ से एलोकेटेड सेल से एलोकेटेड सेल ही आपको मूव करना है, एलोकेटेड सेल से एलोकेटेड सेल ही आपको मूव करना है, ओनली विद द हेल्प ऑफ हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, आइदर विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन। और यदि आप गोइंग फ्रॉम one cell to another, one allocated cell to another allocated cell, only by using straight horizontal or vertical line, if you manage to get back to the same initial position, ठीक है, forming a क्लोज्ड लूप, उस केस में हम कहेंगे कि जो सोल्यूशन है हमारा वो कैसा है? डिपेंडेंट है, वो सोल्यूशन डिपेंडेंट है। जैसे यहाँ पे देखो कि सपोज करते हैं इस एलोकेटेड सेल से हम चले, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ आ गए, एक एलोकेटेड सेल। ध्यान रखना कि आपको टर्न लेना है, आप टर्न ले सकते हो सिर्फ एलोकेटेड सेल्स पे ही, ठीक है। यहाँ से आप फिर नीचे आ गए, यहाँ से आप फिर इधर चले गए, यहाँ से फिर आप नीचे आ गए, यहाँ से फिर आप नीचे आ गए, यहाँ से फिर आप ऊपर चले गए। ज़रूरी नहीं है कि हर एक एलोकेटेड सेल हमें टच करना ही है, लेकिन किसी भी एलोकेटेड सेल से अगर आप चलना शुरू करते हो एंड यूजिंग ओनली स्ट्रेट लाइन्स, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, गोइंग फ्रॉम turning only at the allocated cells and going from one allocated cell to another allocated cell, if you manage to tie yourself into a closed loop, है ना, if you manage to get back to the same initial position, then that allocation is called what? That allocation is called dependent एलोकेशंस। तो ध्यान रहे ये क्लोज्ड लूप नहीं बननी चाहिए। नॉन डीजेनरेट होने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए क्लोज्ड लूप जो है ना, क्लोज्ड लूप ये नहीं बनना चाहिए। दिस क्लोज्ड लूप शुड नॉट फॉलो। तो क्लोज्ड लूप ये हम चेक नहीं करेंगे, ये जनरली हम मानते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन आता है ना ये इंडिपेंडेंट आता है, लेकिन हमें ये चेक करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ एलोकेशंस हमारे m + n-1 के इक्वल है या नहीं है। अगर होंगे उसी केस में हम ऑप्टिमिलिटी टेस्ट कर पाएंगे, वरना हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये ऑप्टिमिलिटी टेस्ट करने के लिए नहीं, ये इसके इक्वल होगा और हम चेक करके भी देखेंगे, हमारे सिलेबस में तो खैर होगा। दूसरी चीज़, एक जो बेसिक डेफिनेशन है वो है बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड का कंसेप्ट। वो क्या है? बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड का कंसेप्ट। तो सबसे किसी भी क्वेश्चन को प्रोसीड करने से पहले सबसे पहले जो हम काम करते हैं ना वो हम चेक करते हैं कि वेदर द प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड कहने का क्या मतलब है कि यदि समेशन ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू समेशन ऑफ डिमांड, यदि आपका जो सप्लाई है उसका सम आपके टोटल डिमांड के इक्वल है, तब तो ये हमारा क्या कहलाएगा? तब तो ये हमारा बैलेंस्ड प्रॉब्लम कहलाएगा, ठीक है। और यदि सप्लाई डिमांड के इक्वल नहीं है, तो उस केस में हमारा वो क्या कहलाएगा? अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम कहलाएगा, ठीक है। तो हम सिर्फ बैलेंस्ड प्रॉब्लम को ही डील करते हैं, ठीक है। अब यदि अनबैलेंस्ड है प्रॉब्लम तो उसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस कैसे करना पड़ेगा? जैसे सपोज करते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा कोई एक रो है, कोई एक कॉस्ट मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ पे सपोज करते हैं कि सप्लाई जो गिवन है हमें, सप्लाई लेस है डिमांड से, तो हमें एक एडिशनल सप्लाई ये ऐड करना पड़ेगा, डमी रो,
ठीक है। इसमें कॉस्ट जो देंगे वो हम 0 देंगे, 0 देंगे, और जो भी डिफिशियंसी है, जितनी भी डिफिशियंसी है डिमांड और इसके बीच में, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। सपोज करते हैं कि डिफरेंस जो है, सप्लाई जो है 70 कम है, तो यहाँ पे हम 70 लिख देंगे। ठीक है। और ये ध्यान रखना कि जैसे ही हमने डमी रो या डमी कॉलम इंट्रोड्यूस कर दिया, जैसे ही हमने डमी रो या डमी कॉलम इंट्रोड्यूस कर दिया, वो होगा क्या, दैट विल बी ट्रीटेड एज द इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है। ये अब यदि हम जीरो कॉस्ट मैट्रिक्स की बात करते हैं या स्मॉलेस्ट सेल खोज रहे हैं, तो ये जीरो वाला हमारा एक्ट करेगा। वॉगल्स में हम देखेंगे कि वॉगल्स में हम पेनाल्टी निकालते हैं टू स्मॉलेस्ट सेल की। तो इस रो की अगर बात करेंगे तो ये दोनों दो स्मॉलेस्ट हो जाएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस भी जीरो आ जाएगा, तो जीरो पेनल्टी आएगी यहाँ पे। मतलब कहने का कुल मिला के ये है कि जो रो हम इंट्रोड्यूस करेंगे, तो एक बार यदि हमने डमी रो या डमी कॉलम इंट्रोड्यूस कर दिया, इसी तरीके से यदि हमारा सपोज करो आप क्या कम है, इसी तरीके से सपोज करो यदि हमारा सप्लाई कम है, यदि हमारा सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो डिमांड तो यहाँ आता है ना, डिमांड तो नीचे आता है। तो एक कॉलम हम और ऐड कर देंगे, किसका, डमी कॉलम ऐड कर देंगे, इसको ज़ीरो कर देंगे, जो भी डेफिशिएंसी है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, वो यहाँ पे आ जाएगा। सपोज करो 80 है तो यहाँ पे 80 आ जाएगा। तो इस टाइप से हम उसको बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले हम यही चेक करते हैं कि वेदर द गिवन प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। अब एक प्रॉब्लम की मदद से हम तीनों मेथड को देखते हैं कि ये जो एलोकेशंस वाले मेथड है ना, कि कैसे एलोकेट कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कैसा है, लीस्ट मेथड कैसा है, वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड कैसा है। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन को लेंगे, इन तीनों से एलोकेट करेंगे। इन तीनों से एलोकेट करने के बाद हम देखेंगे कि उसमें हम कॉस्ट कैसे निकालते हैं, और फिर उसकी ऑप्टिमिलिटी हम करेंगे। क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले एक और कंसेप्ट है, मतलब कंसेप्ट क्या है, जैसे ये याद किया था ना कि मिनिमम नंबर ऑफ एलोकेशंस जो हैं बेसिक फिजिबल सोल्यूशन के लिए होने के लिए वो कितने होने चाहिए, m+n-1। अब एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है ना कि मैक्सिमम एलोकेशंस कितने हो सकते हैं। ठीक है। मैक्सिमम एलोकेशन पॉसिबल जो है, मैक्सिमम एलोकेशंस पॉसिबल जो हैं वो कितने हो सकते हैं। तो मैक्सिमम एलोकेशन पॉसिबल जो है that will be minimum of रो और कॉलम। समझे, रोज और कॉलम में से जो मिनिमम है, जैसे सपोज करो रोज m है, कॉलम n है, तो m और n में से जो छोटा है ना, दैट विल बी इक्वल टू द मैक्सिमम पॉसिबल एलोकेशंस, दैट विल बी इक्वल टू द मैक्सिमम पॉसिबल एलोकेशंस। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, है ना। अब ये देखो कि ये क्वेश्चन गिवन है हमें कि कंपनी ट्रांसपोर्ट्स प्रोडक्ट फ्रॉम थ्री फैक्ट्रीज P1 P2 P3, ये इसकी 3 फैक्ट्री है। यहाँ से ये 4 डेस्टिनेशन पे क्या कर रहा है, प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, 1 2 3 4। ठीक है। अब डेस्टिनेशन 1 पे डिमांड कितनी है, 150। डेस्टिनेशन 2 पे डिमांड है 50। डेस्टिनेशन 3 पे डिमांड है 70। डेस्टिनेशन 4 पे डिमांड है 80। ठीक है। फैक्ट्री P1 जो है वो 70 प्रोड्यूस कर रहा है, P2 जो है वो 100 प्रोड्यूस कर रहा है, P3 है वो जो 180 प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि फाइंड दी ऑप्टिमम एलोकेशंस करने हैं टू मिनिमाइज टोटल कॉस्ट, टू मिनिमाइज टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब ये हम करते कैसे हैं, तो पहला जो इसमें मेथड है हमारा, फर्स्ट मेथड जो है वो हम देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। वो है हमारा क्या, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में हम करते क्या हैं कि नॉर्थ मोस्ट कॉर्नर से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है। ये है 27 70 35 30 80 50 70 22 50 45 60 40। ये कॉस्ट मैट्रिक्स हमें गिवन है। ठीक है। इसकी डिमांड कितनी है, 70, सॉरी सप्लाई कितनी है, 70 100 180 150 50 70
80। ठीक है, अब सबसे पहले जो हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं है। ठीक है, तो समेशन ऑफ सप्लाई अगर देखें हम तो 70 ये 150, 100 ये 350 हो गया, सॉरी 250 हो गया, नहीं 350, ठीक है 350 हो गया। अब ये इसका सम देख लेते हैं, ये 150, 150, 200, 200 और 150, 350। तो ये क्या है, ये डिमांड और सप्लाई का सम क्या है, इक्वल है। इक्वल है इसका मतलब है कि ये हमारा जो है ये कैसा है, ये बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड है। अब हम करते क्या है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में नॉर्थ मोस्ट सेल जो है, नॉर्थ वेस्ट, जैसे नॉर्थ ये वेस्ट डायरेक्शन है तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ये हो गया, तो इस कॉर्नर से हम एलोकेट करना शुरू करते हैं। अब जैसे देखो कि इस सेल को पकड़ा हमने, इस सेल को पकड़ा, अब यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 150 है, तो टोटल हम यहाँ पे सप्लाई ये कर देंगे, 70 का 70 एलोकेट कर देंगे। अब 70 एलोकेट कर दिया तो ये बचा कितना, 0। यहाँ पे 150 एलोकेट में से 70 एलोकेट कर दिया तो यहाँ पे कितना बच गया, 80 बच गया। ठीक है, तो आप इसको स्ट्राइक ऑफ भी कर सकते हो, आप इसको क्या कर सकते हो, ऐसे स्ट्राइक ऑफ भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब इस वाले को स्ट्राइक ऑफ कर दिया। अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में नॉर्थ मोस्ट सेल कौन सा बचा, ये बचा। इसमें आ जाओ आप, इसमें आप जैसे ही आते हो तो अब देख लो इसमें से मिनिमम क्या है, यहाँ पे इस रो में है 100, यहाँ पे है 80, तो 80 का 80 एलोकेट कर दो, 80 का 80 एलोकेट कर दिया तो यहाँ पे बच गया 0, यहाँ पे बच गया 100 में से 80 एलोकेट हो गया तो बच गया 20। अब ये कॉलम 0 हो चुका है तो इसको आप स्ट्राइक ऑफ कर सकते हो। अब नॉर्थ वेस्ट मोस्ट सेल जो बचा वो ये बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 50 है, तो 20 का 20 एलोकेट कर दो, 20 एलोकेट कर दिया तो ये हो गया 0, 50 में से 20 एलोकेट हो गया तो बच गया 30। ठीक है, ये 0 हो चुका है तो आप इसको आप स्ट्राइक ऑफ कर दो, स्ट्राइक ऑफ कर दिया। अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जो नॉर्थ वेस्ट सेल बचा है वो हमारा ये है, इसमें से 30 है, यहाँ पे 180 है, तो यहाँ पे 30 कर दो, ये हो गया 0, इसको स्ट्राइक ऑफ कर दो। फिर ये वाला सेल बच गया 70, अच्छा यहाँ पे 30 एलोकेट कर दिया तो यहाँ पे 150 बचेगा, ये 70 है, 70 का 70 एलोकेट कर दो, यहाँ पे 0 बच जाएगा, ये स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा, बच जाएगा ये सेल। अब यहाँ पे 70 एलोकेट कर दिया तो यहाँ पे 80 बच गया, 80 इसमें एलोकेट कर दो तो ये भी 0, ये भी 0। तो इस तरीके से हमारे एलोकेशंस हो गए। तो एलोकेशंस हो गए, अब हमारा जो कॉस्ट आता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है, ट्रांसपोर्टेशन TION ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो क्या आ जाएगा, जितना एलोकेशंस किया और जितने कॉस्ट पड़े। ठीक है, तो 70 एलोकेशन था, इसको 27 के रेट से भेजा है, प्लस 80 एलोकेशंस थे, इसको 70 के हिसाब से भेजा है, प्लस 20 थे, इसको 80 के हिसाब से भेजा है, प्लस 30 थे जिसको 50 के हिसाब से भेजा है, प्लस 70 ऐसे प्रोडक्ट थे जिसको 70 के हिसाब से भेजा है, और 80 ऐसे प्रोडक्ट थे जिसको 22 रुपये के हिसाब से भेजा है। इसका अगर आप अब सम करके देखते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा। तो ये कॉस्ट देखो यहाँ से कैसे आया, ये दिख रहा है ना, चलो यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, 70 × 27 प्लस 80 × 70 प्लस 20 × 80 प्लस 30 × 50 प्लस 70 × 70 प्लस 80 × 22, ये आ गया हमारा कितना, 17,250 रुपये, ये खर्चा है। ये था हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। अब यहाँ पे आप देख लो ना कि ये थी कितनी, इसकी साइज़ कितनी थी, साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 3 रो MN, तो 3 रो और कॉलम थे 4, तो ये थी हमारी कितनी 12, सॉरी 3:4 का था ये। तो मैक्सिमम बेसिक फिजिबल सोल्यूशन होने के लिए एलोकेशंस कितने होने चाहिए थे, m + n - 1 यानी कि 7 - 1 यानी कि 6। अब देखो 6 एलोकेशंस हुए हैं, 2 3 4 5 6 एलोकेशंस हुए हैं, नंबर ऑफ एलोकेशंस जो है यहाँ पे 6 हैं। तो ये जो सोल्यूशन है हमारा ये बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है। ऑप्टिमल है या नहीं ये नहीं बताएंगे अभी हम बस देख रहे हैं कि एलोकेट करने के अलग अलग मेथड कौन से हैं। ठीक है, ये बेसिक फिजिबल है या नहीं है, ये बेसिक फिजिबल है। ठीक है, अब इसमें जो नेक्स्ट मेथड है उसको हम देखते हैं। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हमने बना लिया है
और नेक्स्ट मेथड हम देखने जा रहे हैं जो कि है हमारा लीस्ट कॉस्ट मेथड, जो कि है हमारा लीस्ट कॉस्ट मेथड। अब नाम सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे लोकेशंस जैसे वहाँ पे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से शुरू किया था, यहाँ पे वो हम नहीं देखते। अब हम देखते हैं कि सबसे लीस्ट कॉस्ट जो है वो कौन सा सेल है। तो सबसे लीस्ट कॉस्ट जो है हमारा वो 28 है ना। तो इसको एलोकेट करना शुरू करो, ठीक है। एलोकेट करना शुरू करते हैं तो यहाँ पे जो मिनिमम है इस सेल के अकॉर्डिंग यहाँ पे 180 है, यहाँ पे 80 है, तो 80 पूरा एलोकेट कर दिया। यहाँ पे बच गया 0, यहाँ पे बच गया 100, ये 0 हो गया। तो इस कॉलम को आप क्या कर सकते हो, स्ट्राइक ऑफ कर सकते हो। अब रिमेनिंग में से जो लीस्ट है वो कौन सा है, लीस्ट जो है वो 27 है। 27 को एलोकेट करो, यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 150 है, तो 70 का 70 एलोकेट कर दो, तो ये हो जाएगा 0। 150 में से 70 चला गया, ये हो गया 80, ये 0 हो गया, इसको स्ट्राइक ऑफ कर दो पूरा, ठीक है। अब जो लीस्ट बचा है हमारा वो बचा है 35। 35 का 80 आप पूरा एलोकेट कर दो, यहाँ पे 80 एलोकेट कर दिया। 80 और 100 में से 80 कम था तो 80 को एलोकेट कर दिया, ये बच गया 0। यहाँ पे बच गया कितना, 20। अब ये 0 हो गया है तो इस पूरे सेल को आप स्ट्राइक ऑफ कर सकते हो। अब बचा ये 4 सेल, इसमें से ये 50 है, ये 50 है, दो ऐसे सेल्स आ रहे हैं जो लीस्ट कॉस्ट है। अब देखो ये कंसेप्ट है, यहाँ पे क्या कंसेप्ट है, जो लीस्ट कॉस्ट वाले सेल जो हैं वो दो हैं, दोनों में 50-50 है। अब जिनमें मैक्सिमम एलोकेशन हम कर पाएंगे, हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्ट है हमारा वो लीस्ट कॉस्ट पे ट्रांसपोर्ट हो जाए। अब दोनों में देखो कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट एलोकेशन आप कहाँ कर सकते हो। इस सेल की अगर हम बात करते हैं तो आप मैक्सिमम एलोकेट कर पाओगे 20, है कि नहीं। लेकिन अगर आप इसकी बात करते हो तो आप मैक्सिमम एलोकेट कर पाओगे 70। तो हम इस वाले को सेलेक्ट करते हैं, इस वाले को सेलेक्ट किया, यहाँ पे 70 का 70 एलोकेट कर दिया, ये बच गया 0, ये बच गया 30, इसको कर दिया क्रॉस। अब ये बच गया ये वाले सेल। अब इसमें देखो ये 50 था, ये 20 था, तो 20 का 20 एलोकेट किया, ये हो गया 0, ये बच गया 30, ये 0 हो गया, तो इसको ऐसे स्ट्राइक ऑफ कर दिया। अब बचा ये सेल 80 वाला, यहाँ पे 30 बच रहा है, यहाँ पे 30 बच रहा है, इसको भी 0 कर दो, इसको भी 0 कर दो, और इस 30 को यहाँ पे एलोकेट कर दो। ये आ गई हमारी एलोकेशंस। ये एलोकेशंस जैसे ही आ जाती हैं तो यहाँ से हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर निकालने की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर हम यहाँ से निकालें तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी हमारी क्या, देखो 27 × 70 प्लस 30 × 80 प्लस 50 × 70 प्लस 35 × 80 प्लस 50 × 20 प्लस 22 × 80, ये आ जाएगी। अब अगेन इसको हम करके देखते हैं कि कितना आएगा ये, 27 × 70 प्लस 30 × 80 प्लस 50 × 70 प्लस 35 × 80 प्लस 50 × 20 प्लस 22 × 80, ये आ गया कितना हमारा 13,350। अब ये देखो, ये ऑब्वियस सी बात है कि ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से ज़्यादा सस्ता सोल्यूशन दे दिया हमें। कि इस तरीके से कहने का क्या मतलब हुआ कि यदि हम प्रोडक्ट को इस तरीके से एलोकेट करें तो हमारी जो कॉस्ट आएगी वो इतनी आएगी। अब यहाँ पे भी देख लो एलोकेशंस, नंबर ऑफ़ एलोकेशंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये भी जो सोल्यूशन है ये बेसिक फिजिबल तो है, बेसिक फिजिबल तो है, ठीक है। लेकिन ये सोल्यूशन हमारा ऑप्टिमल है या नहीं है ये हम नहीं बता पाएंगे, ये हम नहीं बता सकते, ठीक है। इसके लिए हमें ऑप्टिमिलिटी टेस्ट करनी पड़ेगी, जिसको कि हम मोदी मेथड कहते हैं, जिसको कि हम मोदी मेथड कहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा मेथड। अब जो तीसरा मेथड है हमारा वो है वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड, जिसको कि हम पेनाल्टी मेथड भी कहते हैं। अब वो भी देखते हैं हम। अब जो तीसरा मेथड है हमारा वो है हमारा वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड, या फिर इसी को हम कहते हैं क्या, पेनाल्टी मेथड। इसी को हम कहते हैं पेनाल्टी मेथड। अब ऐसा क्यों कहते हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो है हमारा ये बेस्ट मेथड होता है और हम जनरली इसी को यूज़ करते हैं, ठीक है। यदि कुछ नहीं गिवन है तो हम वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड को ही यूज़ करेंगे। इसको हम शॉर्ट में वैम भी बोल सकते हैं। अब इसमें करते क्या है ना कि इसमें हम पेनाल्टी निकालते हैं। इसमें हम क्या निकालते हैं, पेनाल्टी निकालते हैं। हर एक रो हर एक कॉलम में दो स्मॉलेस्ट कॉस्ट एलिमेंट वाले सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे। जैसे रो 1 की बात करते हैं तो रो 1 में स्मॉलेस्ट कौन सा है, 27, सेकेंड स्मॉलेस्ट है 30, तो इन दोनों का डिफरेंस आता है 3, तो ये हो जाएगा हमारा पेनाल्टी, ये हो जाएगा पेनाल्टी पहला जो निकाल रहे हैं, ये हो जाएगा 3।
उसी तरीके से रो 2 की अगर हम बात करते हैं तो रो 2 में हमारा जो स्मॉलेस्ट है वो है 45, सेकंड स्मॉलेस्ट जो है वो है 50। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। रो 3 में जो हमारा स्मॉलेस्ट है वो है 22 और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट जो है 35, तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा कितना, 13, है ना। उसी तरीके से कॉलम की अगर हम बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट है हमारा 22 और सेकंड स्मॉलेस्ट जो है वो है हमारा 40। इन दोनों की अगर हम डिफरेंस की बात करें, इन दोनों की डिफरेंस की बात करें तो ये हो जाएगा कितना हमारा 18, 830, 1040, ठीक है। उसी तरीके से कॉलम 2 की अगर हम बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट है 50, सेकंड स्मॉलेस्ट है 60, तो पेनाल्टी हो जाएगा हमारा 10। कॉलम अच्छा ये कॉलम 3 था हमारा। कॉलम 2 की अगर हम बात करते हैं तो कॉलम 2 में हमारा स्मॉलेस्ट जो है वो है 30, सेकंड स्मॉलेस्ट जो है वो है 50, तो पेनाल्टी हो जाएगा हमारा 20। इसकी बात करते हैं तो 27 और 35, 27 और 35, तो पेनाल्टी आ जाएगा हमारा 8। अब सबसे पहले हम पेनाल्टी लिखते हैं, हर एक कॉलम और हर एक रो की। कैसे लिखते हैं वो देख लिया कि दो स्मॉलेस्ट रो की अगर लिख रहे हैं तो दो स्मॉलेस्ट सेल को उस रो की सेलेक्ट करेंगे, उनका डिफरेंस लेंगे। कॉलम में अगर पेनाल्टी लिखना है तो दो स्मॉलेस्ट कॉस्ट सेल को लेंगे, उनका डिफरेंस लिख देंगे, ठीक है। अब इस पूरे पेनाल्टी में से हाईएस्ट पेनाल्टी जो है, जैसे यहाँ पे जो है हमारा वो है 18, ठीक है। तो इस पेनाल्टी के कॉलम में, ये कॉलम की पेनाल्टी है, तो इस कॉलम में हम चले जाएंगे और इसमें जो लीस्ट कॉस्ट का जो हमारा सेल होगा 22 जो है, इसको एलोकेट करेंगे। तो सपोज करो यहाँ पे एलोकेट कर दिया। एलोकेशन का तो तरीका वही होता है, जैसे 80 एलोकेट कर दिया तो ये हो गया 0 हमारा, ये बचा यहाँ पे 100, तो ये स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा हमारा। ये हमारा क्या हो गया, ये पूरा स्ट्राइक ऑफ हो गया, ठीक है। अब फिर से हम पेनाल्टी लिखेंगे, ठीक है। पेनाल्टी अब लीस्ट क्या है, लीस्ट तो यहाँ पे 27 और 30 यही दोनों बचा है, अभी भी यही दोनों लीस्ट है, तो अगेन यहाँ पे पेनाल्टी 3 हो जाएगी। इसकी बात करते हैं तो 50 और 70 ये दो लीस्ट बचे हैं। अब देखो यहाँ पे पेनाल्टी पहले 45 और 50 में थी, ये अब कैंसिल हो गया, तो अब 50 और 70 में है, क्योंकि ये दो लीस्ट हैं, तो इनमें पेनाल्टी हो जाएगी 20, ठीक है। फिर यहाँ की बात करते हैं तो 35 और 50 यहाँ का भी चेंज हो चुका है, अब ये 15 हो चुका है, ठीक है। इस कॉलम की बात करेंगे तो ये तो अब स्ट्राइक ऑफ हो गया, इसकी बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। अब इस वाले कॉलम की बात करो तो कॉलम में तो कोई चेंज होगा नहीं, ये एज इट इज़ ही रह जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि अब इस वाले में से हाईएस्ट पेनाल्टी कौन सी है, 20, दो पेनाल्टी ऐसी है जो आ रही है। अब हम करते क्या थे, तरीका वही है, जो लीस्ट मेथड में जाके जो हम मैक्सिमम एलोकेशंस कर सकते हैं। जैसे इस रो में हम चले गए, इस रो में गए तो इस रो में जो लीस्ट कॉस्ट है वो है 30, ठीक है। लीस्ट कॉस्ट है हमारा 30। अब इसको एलोकेट किया और अगर ये लीस्ट है तो यहाँ से हम इसमें जाएंगे तो इसको हम 50 को एलोकेट कर सकते हैं। इसमें हम 50 को एलोकेट कर सकते हैं कितना, 50 को हम 70 एलोकेट कर सकते हैं और 30 को हम क्या एलोकेट कर सकते हैं, 30 को हम एलोकेट कर सकते हैं कितना, 70। अच्छा, और 50 को यहाँ पे 70 एलोकेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे 30 को 50 ही कर पाएंगे, जबकि 50 को 70 कर देंगे, तो हम इस वाले रो में जाना प्रेफर करेंगे, है ना। तो इस वाले रो में हम चले गए। इस वाले रो में जो हमारा स्मॉलेस्ट है वो है 50, ठीक है। तो 50 के ये से हम 70 को एलोकेट कर दिया, 70 को एलोकेट कर दिया। 70 को जैसे ही एलोकेट किया तो ये हो गया हमारा 0, ये बचा 3। तो अगेन इस वाले रो को हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक गलती हो गई है पहले एलोकेशंस में ही। जैसे ये हाईएस्ट जो पेनाल्टी थी ना वो हमारी 20 थी, वो 18 नहीं थी, वो कौन सी थी, वो थी 20, ठीक है। तो हम सबसे पहले, मैं मार्कर से नहीं लिख रहा हूँ करेक्ट, अब आप इस बेसिक को ध्यान में रखना। ये जो दिखा हुआ है ब्लैक से ना, इसको टाइम बिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये 20 है,
पेनाल्टी जो हमारी मैक्सिमम थी पहले वाली पेनाल्टी में ही देखो, पहले वाली पेनाल्टी में 20 मैक्सिमम था, तो 20 वाले कॉलम में हम गए और लीस्ट कॉस्ट जो है वो है 30। 30 को मैक्सिमम एलोकेट कितना कर दिया, 30 को मैक्सिमम एलोकेट कर दिया कितना, 50, है ना, 50 कर सकते हैं, 50 एलोकेट कर दिया, तो ये हो गया 0, ये हो गया हमारा 20, ये हो गया हमारा 20, ठीक है, 20 हो गया, ये हो गया 0, तो 0 हो गया, तो इसको रेड से ही मैं कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है, इसको कट ऑफ कर दिया। अब देखो पेनाल्टी की बात करते हैं। पेनाल्टी, अब इसमें जो लीस्ट बच रहा है वो 27 बच रहा है और ये 40 बच रहा है, तो ये 13 हो जाएगा, ना कि 3 रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट वाले में आ जाओ, 70 50 लीस्ट है। अच्छा, यहाँ पे तो ये सेम ही है 45 और 50 वाला, तो यहाँ पे भी हमारा अभी पेनाल्टी 5 ही है, ठीक है। नेक्स्ट वाले में आ जाओ, नेक्स्ट वाले में 22 और 35, अभी भी 22 और 35 ही हैं, तो ये अगेन हमारा 13 ही रह जाएगा, ये 13 ही रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब कॉलम की बात करते हैं। कॉलम में तो फिर कोई चेंज होगा नहीं, ये 18 है तो यहाँ पे भी 18 हो जाएगा, ठीक है। इस कॉलम में यहाँ पे भी 10 हो जाएगा, ये कॉलम तो खैर स्ट्राइक ऑफ ही हो गया, तो यहाँ पे अब कुछ आएगा नहीं। अब इस वाले कॉलम की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगेन 8 रह जाएगा। अब 8 10 18 13 5 13 में मैक्सिमम कौन सा है हमारा, मैक्सिमम है 18। अब 18 मैक्सिमम है तो 18 वाले कॉलम में जाओ, यहाँ पे 80 था, अब यहाँ पे लीस्ट कॉस्ट वाला तो सेल दिया है 22, यहाँ पे 80 को इसमें से एलोकेट कर दिया, 80 को एलोकेट किया तो यहाँ पे हो गया 0, ये बचेगा यहाँ पे 100। अब यहाँ से इसको स्ट्राइक ऑफ कर दिया, ये दूसरा वाला रेड पेन से स्ट्राइक ऑफ किया इसको, ये स्ट्राइक ऑफ कर दिया। अब फिर से पेनाल्टी लिखेंगे, है ना, फिर से पेनाल्टी लिखेंगे। अब पेनाल्टी देखो, ये 2 कॉलम हैं जो क्रॉस हो चुके हैं, तो पेनाल्टी अब 60 और 27 में ही लेना है, तो 30 33 हो जाएगा पेनाल्टी यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें इसको ना कंफ्यूजन हटाने के लिए ना आप ऐसे कर दो, ठीक है। अब 60 माइनस 27 33, 70 माइनस 50, यहाँ पे पेनाल्टी 20, 70 माइनस 35 35, ठीक है। अब इसकी बात करो तो इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, यहाँ पे अभी भी 10 हो जाएगा और इस केस में 8 ही रहेगा पेनाल्टी। पेनाल्टी मैक्सिमम कौन सा आ रहा है 35, यानी इस रो की बात कर रहा है। इस रो में मिनिमम जो है हमारा वो 35 है, 35 है। एलोकेशन हम कितना कर सकते हैं मैक्सिमम, 100 का 100 एलोकेट कर सकते हैं, 100 एलोकेट कर दिया, ये हो गया 0, ये बच गया हमारा 50। अब ये 0 हो गया है तो इसको स्ट्राइक ऑफ कर दो, ये रो हमारा क्या हो गया, स्ट्राइक ऑफ हो गया, ठीक है। अब इतनी चीज़ें जो हैं, इतने ये रो और ये रो, ये स्ट्राइक ऑफ हो गया है। अब पेनाल्टी लिखो, है ना। अब पेनाल्टी अगर हम लिखते हैं तो अगेन ये तो 33 ही रहेगा, ये 20 रहेगा, क्योंकि इस बार रो हटा है, तो पेनाल्टी में इस वाले में चेंज आएगा, तो यहाँ पे लेकिन अभी भी 10 ही रहेगा, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें तो 3 30 हो जाएगा, 40 43 हो जाएगा, देख लो ना। 70 माइनस 27 अगर करते हैं तो हमें आ जाएगा 43, ठीक है। तो मैक्सिमम जो है हमारा 43 है, तो 43 वाले में जाओ, 27 वाला बच रहा है, तो 27 में मैक्सिमम एलोकेशन हम कितने कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, 20 कर दो, ये हो जाएगा 0, ये बचेगा यहाँ पे 30, ठीक है। अब इसको भी क्या कर दिया हमने, कैंसिल कर दिया। अब बचा हमारा बस ये 2 रो, ये 2 रो बचा, तो इन दोनों की पेनाल्टी ले लो, इन दोनों की पेनाल्टी हो जाएगी कितनी, 20, ठीक है। यहाँ पे पेनाल्टी आ जाएगा 50, यहाँ पे आ जाएगा 70, तो मैक्सिमम पेनाल्टी जो है 70, 70 पे गए, 70 पे गए, मैक्सिमम कितना एलोकेट कर सकते हैं, 30, 30 इसको एलोकेट कर दिया,
30 इसको एलोकेट कर दिया तो यहाँ पे बचा कितना 70, ये हो गया 0, इसको कर दिया स्ट्राइक ऑफ। अब बचा कौन सा, ये 50 वाला बचा और ये 20 वाला बचा, है ना, ये बच रहा है। अब यहाँ पे कर दो एलोकेशंस, यहाँ पे जैसे ही आप एलोकेट करोगे तो ये 70 बच रहा है, ये 70 बच रहा है, ये 70, ये 70, तो 70 का 70 यहाँ पे एलोकेट कर दो, हो गया। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 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 सारे लोकेशंस हो गए हमारे, सारे लोकेशंस हो गए। अब यहाँ से हम, ये थोड़ा घिचपिच हो गया लेकिन हो सो कि आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे किया हमने। पेनाल्टी लेते जाना है यहाँ पे 2 स्मॉलेस्ट सेल का और उसके बाद स्ट्राइक ऑफ करते जाना है, ठीक है। अब एलोकेशंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर हम निकाल दें, अब अगर हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे आएगा, एलोकेशंस 27 × 20 प्लस 30 × 50 प्लस 70 × 30 प्लस 70 × 50 प्लस 100 × 35 प्लस 22 × 80, 1 2 3 4 5 6। अगेन बेसिक फिजिबल सोल्यूशन 5 एलोकेशंस आए हैं। और कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो 27 × 20 प्लस 30 × 50 प्लस 70 × 30, 70 × 30 प्लस 70 × 50 प्लस 100 × 35 प्लस 22 × 80, ये कितना आ गया हमारा 12,900। अब आपको ध्यान आ रहा होगा कि वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन से ये देखो ये मिनिमम आया, अभी तक में मिनिमम आया, ये भी ऑप्टिमल है या नहीं है ये नहीं बता पाएंगे। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से 17,000 आ रहा था, ठीक है। लीस्ट कॉस्ट मेथड से 13,350 आ रहा था, जबकि वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन से हमने देखा कि अभी ही, अब ये ऑप्टिमल है या नहीं है ये अभी नहीं बता पाएंगे, ठीक है। लेकिन इसकी जो कॉस्ट आई है कितनी आई है, 12,900 आई है। अब इस पे हम ऑप्टिमलिटी टेस्ट करते हैं, इस पे हम क्या करते हैं, ऑप्टिमलिटी टेस्ट करते हैं। अब इसको ऑप्टिमलिटी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो हम देखेंगे। इंडिपेंडेंट तो होता है वो तो हम जानते ही हैं डीजेनरेट के लिए। अच्छा, ये बेसिक फिजिबल सोल्यूशन नंबर ऑफ एलोकेशंस जो है, नंबर ऑफ एलोकेशंस जो आ रहे हैं हमारे, नंबर ऑफ एलोकेशंस जो हैं ये तो 6 आ रही है, तो ये m + n - 1 यहाँ पे 4 + 3 - 1 6 के इक्वल आ रहा है, तो ये बेसिक फिजिबल है। तो यहाँ पे ऑप्टिमलिटी टेस्ट हम कर सकते हैं, ऑप्टिमलिटी टेस्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। अब वो करके देखेंगे और देखेंगे कि ये जो एलोकेशंस आए हैं ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है या नहीं है। तो ऑप्टिमलिटी टेस्ट के लिए जो मेथड यूज़ करते हैं वो कौन सा मेथड है, वो मेथड है हमारा मोदी मेथड, ठीक है। वो हमारा कौन सा है, दैट इज़ आवर मोदी मेथड। अब मोदी मेथड का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन और यूवी मेथड, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड या यूवी मेथड, ठीक है। तो आजकल मोदी जी डिमांड में है तो मोदी से मोदी मेथड याद रख लो या इसी को यूवी मेथड, यूवी रे, ठीक है। चलो कैसे ध्यान रख सकते हैं, मोदी जी कहीं भी जाते हैं तो एक वो काले रंग का चश्मा पहनते हैं ना, तो यूवी रेज से बचने के लिए मोदी जी पहन रहे हैं, तो यूवी और मोदी जो है वो सेम मेथड है, वो सेम मेथड है। चलो खैर इस पे बात नहीं करते हैं, जो कंसेप्ट क्या है वो देखते हैं। तो इसमें करते क्या है ना कि सबसे पहले तो कि एलोकेटेड सेल्स जो हैं, एलोकेटेड सेल्स जो हैं उनकी कॉस्ट मैट्रिक्स लिखते हैं, उनकी क्या लिखते हैं, कॉस्ट मैट्रिक्स लिखते हैं, ठीक है। उनकी क्या लिखते हैं, कॉस्ट मैट्रिक्स लिखते हैं। अब आप पिछले वाले सोल्यूशन से मैं देख के लिख रहा हूँ कि कौन कौन से सेल्स थे जो एलोकेटेड थे, ये 27 वाला था, ये कॉस्ट मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, कॉस्ट दिया हुआ है ये, और वो सेल है जो कि एलोकेशन में यूज़ हुए हैं, जिनको कि हमने एलोकेट किया है, ठीक है। ये 70 था, उसके बाद ये 35 था, फिर ये सेल था 30, एक ये सेल था 50 था इसका कॉस्ट, और एक ये सेल था जिसका कि कॉस्ट 22 था। ये 6 सेल थे जो कि हमारे एलोकेटेड थे। अब हम करते क्या है ना, अब हम इसमें हर एक रोज़ को U1 U2 U3 ऐसे लोकेट करते हैं, V1 V2 V3 V4
4 लोकेट करते हैं। अब ये u और v दे आर सच दैट कि u1 प्लस वी वन इज इक्वल्स टू 27, u2 प्लस वी वन इज इक्वल्स टू 70, u2, अच्छा अब ये 30 की बात कर लो तो u1 प्लस वी टू इज 30, u2 प्लस v3, u2 प्लस v3 इज इक्वल्स टू 50, ठीक है। u3 प्लस v1 इज इक्वल्स टू 35, ठीक है। और u3 प्लस v4 इज इक्वल्स टू 22। अब इनको हम सॉल्व करके u1 और v1 की वैल्यू निकालते हैं। बेसिकली क्या है, इसको हमने जैसे नेम किया ना u1, u2, u3, v1, v2, v3, v4, तो करस्पॉन्डिंग का सम जो है उस सेल की कॉस्ट मैट्रिक्स देता है, उस सेल की कॉस्ट मैट्रिक्स देता है, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पे हम सिंप्लिसिटी के लिए क्या यूज़ कर लेते हैं कि लेट v1 को हमने ज़ीरो मान लिया। v1 को जैसे ही ज़ीरो मान लिया तो देखो यहाँ से हम तुरंत सब लिख देंगे। कैसे लिख देंगे, जैसे v1 को ज़ीरो माना है ना, और u1 प्लस ये 27 है, तो u1 की वैल्यू कितनी आ गई, 27 आ गई। अब u1 की वैल्यू 27 आ गई ना, तो u1 की वैल्यू 27 प्लस 27 में कितना ऐड करेंगे कि 30 आएगा, तो 3 ऐड करेंगे तो v2 की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। चलो अब v1 ज़ीरो ले लिया है तो u2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 70, u3 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 35। अब u3 को 35 ले ही लिया है तो 35 में कितना ऐड करेंगे कि वैल्यू जो है वो 22 आए, तो ऑब्वियसली हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 13, तो v4 की वैल्यू जो है वो हम ले लेंगे कितनी, -13। तभी तो 35 माइनस 13 इज इक्वल्स टू 22। समझ में आ रही है ये बात। अब एक कौन सा बच रहा है हमारा, ये v3 बच रहा है, तो v3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v3 की वैल्यू हो जाएगी, u2 की वैल्यू 70 है हमारे पास, तो -20 आ जाएगा, 70 माइनस 20 तभी तो 50 आएगा। तो इस टाइप से हमने निकल लिया। और u1 और v1 की वैल्यू तो खैर ज़ीरो है ही, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई सबकी। ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे हमने v1 को क्या ले लिया है, ज़ीरो ले लिया है, v1 को ज़ीरो ले लिया है, बाकी सबकी वैल्यू निकाल ली है। अब ये चूँकि हमारे पास आ चुका है, तो रिमेनिंग सेल के लिए क्या करेंगे हम, u प्लस ये जो खाली वेकेंट सेल है ना, वेकेंट सेल, अनएलोकेटेड सेल जिनको हम कहते हैं, तो ये तो हमारा स्टेप 1 था, है ना, ये स्टेप 1 था। इसमें किया क्या हमने कि एलोकेटेड सेल्स की कॉस्ट मैट्रिक्स लिखी, इसको u1 v1 लिखा और इसको u1 प्लस v1 के टर्म में ब्रेक किया, जिससे कि हमने u1 v2 की सबकी वैल्यू निकाल ली। अब स्टेप 2 की बात करते हैं। ये वैल्यू आ जाने से अनएलोकेटेड सेल्स के लिए हम ui प्लस vj की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या लिख देंगे, इसके लिए हो जाएगा u1 प्लस v3, u1 की वैल्यू कितनी है, 27 है ना, 27, v3 कितना है हमारा, -20, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, u1 प्लस v4, तो u1 की वैल्यू है 27, v4 की वैल्यू है 13, 27 माइनस 13 14, ठीक है। ये है u2 प्लस v2, u2 और v2 इन दोनों का सम यानी कि 73, ठीक है। ये क्या है हमारा, u2 प्लस v4, u2 70, v4 -13, 60 57 है ना, 70 माइनस 13 57। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, u3 प्लस v2, u3 की वैल्यू है 35, v2 की वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 38, ठीक है। उसी तरीके से इसकी क्या वैल्यू आ गई, u3 प्लस v3, u3 और v3, तो ये आ जाएगा हमारा 15, है ना, ये लिख लिया। तो ये अनएलोकेटेड सेल्स के लिए जो हमने वैल्यू निकाली है ना, उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं अलग से, अलग सेल में। क्लियर रहेगा सब कुछ। ये क्या है, ui प्लस vj वैल्यू है अनएलोकेटेड सेल्स के लिए, अनएलोकेटेड सेल्स के लिए,
ये वैल्यू है, ठीक है। कितनी कितनी है, 7, 14, 73, 57, 38 और 15, ये हो गई। अब इसको माइनस करेंगे किससे, अनएलोकेटेड सेल्स के लिए जो कॉस्ट मैट्रिक्स थी ना, स्टेप 3, अनएलोकेटेड सेल्स के लिए जो कॉस्ट मैट्रिक्स थे, कॉस्ट मैट्रिक्स लिखते हैं, ठीक है। अनएलोकेटेड सेल्स के लिए हम क्या लिखते हैं, कॉस्ट मैट्रिक्स, ठीक है। कॉस्ट मैट्रिक्स क्या है, कॉस्ट मैट्रिक्स देखो, ये वाला सेल था V3, तो इसकी वैल्यू है कितनी, 60, ठीक है। फिर है ये, इसकी वैल्यू है 40, फिर है ये, इसकी वैल्यू है 80, फिर है ये, इसकी वैल्यू है 45, फिर है इसके नीचे वाला, ये है, इसकी वैल्यू है 50, फिर है ये, इसकी वैल्यू है 70, ठीक है। अब इस वैल्यू को इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे 60 माइनस 7, 53, 40 माइनस 14, 40 माइनस 14, 26, ठीक है। इसको कॉस्ट में से माइनस करते हैं, 80 माइनस 73, 7, 45 माइनस 57 माइनस 12, ठीक है। 38, 50 माइनस 38, 12, 70 माइनस 15, 55, है ना। तो ये हमारा आ गया क्या, ये हमारा आ गया कॉस्ट मैट्रिक्स माइनस UI प्लस VJ मैट्रिक्स, किसके लिए, अनएलोकेटेड सेल्स के लिए, अनएलोकेटेड सेल्स के लिए, ठीक है। यही होता है हमारा, इसी के मदद से हम देखते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल है या नहीं है। इस मैट्रिक्स में चूंकि मिनिमाइजेशन का केस था, मिनिमाइजेशन का केस था, है ना, तो मिनिमाइजेशन के केस में इस मैट्रिक्स में एक भी, इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं सेल इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, सेल इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, ठीक है, सेल इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। अब सेल इवैल्यूएशन मैट्रिक्स में मिनिमाइजेशन के केस में एक भी क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आ चुकी है। नेगेटिव आने का ये मतलब है, नेगेटिव आने का ये मतलब है कि अभी ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है। नेगेटिव इंडिकेट्स, नेगेटिव इंडिकेट्स, इंडिकेट्स नॉट ऑप्टिमल, नॉट ऑप्टिमल, यानी इसको भी और ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। अब ऑप्टिमाइज करते कैसे, ये तो चलो पता लगा लिया कि ये सीन है, ठीक है। अब इसको ऑप्टिमाइज करते कैसे हैं, ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं वो समझो। जो सेल है ना, इसको मार्क कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं क्या, आइडेंटिफाइड सेल। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आइडेंटिफाइड सेल, ठीक है। आइडेंटिफाइड सेल से हम मूव करना शुरू करते हैं। कैसे मूव करते हैं, अगेन जैसे वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस की मदद से मूव किया था ना हमने, यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन की मदद से मूव करेंगे, लेकिन हम टर्न जो लेंगे वो सिर्फ एलोकेटेड सेल्स पे ही टर्न लेंगे। जैसे सोल्यूशन हमारा डिपेंडेंट था या इंडिपेंडेंट था, ये देखने के लिए हम क्या करते थे कि हम किसी भी सोल्यूशन से, किसी भी एलोकेटेड सेल से को पकड़ते थे, वहाँ से मूव करना शुरू करते थे ओनली बाय यूजिंग स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, ओनली टर्निंग एट द एलोकेटेड सेल्स। तो यहाँ से हम वैसा ही क्लोज्ड पाथ बनाएंगे इस आइडेंटिफाइड सेल से। अब ये देखो, ये जो वैकेंट है, ये सारे क्या बता रहे हैं हमारे, ये सारे हमारे एलोकेटेड सेल्स हैं। यहाँ पे देखा हुआ है हमने, ये सारे हमारे एलोकेटेड, ये तो अनएलोकेटेड सेल्स हैं। सोल्यूशन में देखा होगा ये वैकेंट, ऑब्वियसली हम अभी तक लिखते ही आ रहे हैं अनएलोकेटेड सेल्स में, तो यहाँ पे जो वैकेंट बच रहा है ये हमारा एलोकेटेड सेल्स है। तो बस एलोकेटेड सेल्स से होते हुए हमें गुजरना है। कैसे गुजरना है, ये आइडेंटिफाइड सेल है, यहाँ से स्टार्ट किया हमने, वर्टिकली नीचे आ गए, यहाँ पे हम टर्न ले सकते हैं,
स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन की मदद से हम यहाँ आ गए। ये अगेन एक एलोकेटेड सेल है, यहाँ से वर्टिकली ऊपर चले गए स्ट्रेट लाइन की मदद से, और हमें क्लोज लूप बनाना है, हमें वापस से आइडेंटिफाइड सेल पे ही जाना है। यहाँ से फिर हम लेफ्ट आके कहाँ गए, आइडेंटिफाइड सेल पे। ये क्लोज लूप बन गई, ये क्लोज लूप बन गई जो ऐसे चली है ना, आ भी गए हम। चलो अब क्या करते हैं, आइडेंटिफाइड सेल को हम क्या मार्क करते हैं, इसको बेसिकली हमको नलीफाई करना है। ये माइनस है तो इसको पॉजिटिव साइन यहाँ पे असाइन करो, इसको पॉजिटिव साइन दो, पॉजिटिव साइन। और हर एक कॉर्नर पे अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव दे दिया तो इसके बाद वाले को नेगेटिव साइन, फिर इस कॉर्नर को पॉजिटिव, इसको नेगेटिव। तो ये अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव हम चलते हैं, ठीक है। अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव हम चलते हैं। अब इस पाथ में जो लीस्ट एलोकेशंस जो है ना, लीस्ट एलोकेशंस इन द path that we have traced is shifted to the identified cell, अब लीस्ट एलोकेशन है कितना, पाथ तो हमारा ये है। अब ये हम चलते हैं वापस से, हमारा यही तो था सोल्यूशन। अब यहाँ से ये आइडेंटिफाइड सेल हमारा निकल के आया था, यहाँ से हम ऐसे आए, यही तो पार्ट ट्रेस किया था। तो लोकेशंस क्या क्या हैं यहाँ पे, 80, 100, 30, 70, ठीक है। तो कॉर्नर्स की बात करें तो कॉर्नर्स पे हमारा एलोकेशंस क्या क्या है, यहाँ पे 80 एलोकेशंस था, यहाँ पे 100 एलोकेशंस हैं, यहाँ पे 30 एलोकेशंस हैं। तो इसमें से लीस्ट कौन सा है, यही तो एलोकेशंस हैं इस पाथ पे, 80, 100, 30। अब देखो इसको यहाँ पे शिफ्ट करना है प्लस साइन के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है कि नेगेटिव वाले को ही कंसिडर करेंगे, जो लीस्ट नेगेटिव है, ठीक है। या स्मॉलेस्ट, आप सीधे ऐसे कंसिडर करो कि स्मॉलेस्ट वाला जो है ना, स्मॉलेस्ट एलोकेशंस जो होगा इस पाथ पे, उसको हम शिफ्ट करेंगे कहाँ, आइडेंटिफाइड सेल पे। तो यहाँ पे 30 जो था हमारा स्मॉलेस्ट था, तो इसको प्लस 30, इसको प्लस 30, इसको 30, इसको 30, यानी प्लस 30 हर एक पे हमने लिख दिया, ठीक है। साइन के साथ ऐड करना है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे न्यू सेल का जो एलोकेशंस आया वो देखो क्या बनता है, कैसे लिख रहे हैं हम। इस सेल पे एलोकेशंस था, इसकी कॉस्ट मैट्रिक्स थी कितनी, 27 एलोकेशंस थे। पहले सिर्फ एलोकेशंस लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 20 का 20 एलोकेशंस था, ये 50 एलोकेशंस थे, ठीक है। अब यहाँ पे चेंज हुआ है, पहले पहले 30 था, उस पर अब -30 आ गया है, तो ये अब 0 हो चुका है, ये 0 एलोकेशन हो चुका है, यानी ये जो सेल है ये अब सोल्यूशन से बाहर जा चुका है। और इस 30 को हमने इस पे आइडेंटिफाइड वाले पे शिफ्ट किया था, तो यहाँ पे अब 30 एलोकेशंस हैं पॉजिटिव साइन के साथ, क्योंकि इसको पॉजिटिव रखा था। इस 30 को यहाँ पे भी हमने लिखा था, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो 80 था, 80 - 30, तो यहाँ पे कितने एलोकेशंस बच गए हैं, 50, ठीक है। यहाँ पे 100 था, यहाँ पे 30 था, तो यहाँ पे टोटल अब कितना हो गया है, 130 एलोकेशंस। अब इसकी जो कॉस्ट मैट्रिक्स थी वो लिख दो, 27, इसका था 30, इसका था 35, इसका था 22, इसका था कितना, 45, 1 2 3 4 5, इतने ही। एक यहाँ पे एक 70 था ना, एक 70 था, 70 ये था ना, 70, ठीक है। इसकी एलोकेशंस थी कितनी, इसकी एलोकेशंस थी, कॉस्ट थी इसकी इतनी। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल के देख लो, 20 × 27 प्लस 30 × 50 प्लस 50 × 70 प्लस 45 × 30 प्लस
35 इंटू 130 प्लस 22 इंटू 50। ठीक है, ये लोकेशंस आए। 20 इंटू 27 प्लस 30 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 70 प्लस 45 इंटू 30 प्लस 35 इंटू 130 प्लस 22 इंटू 50। ये कितना आ गया? 12540। अब देखो आप, ये पहले वाले से कम आया है। जो हमारा सोल्यूशन आया था वो कितना आया था? 12,900 आया था। अब ये कितना आ गया है? 12,540 आ गया है। 12,540 आ गया है। अब अगेन ये ऑप्टिमल है या नहीं है, इसको फिर हमें चेक करना पड़ेगा। इसको हमें क्या करना पड़ेगा? इसको हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब करते कैसे हैं? वैसे ही जैसे किया है फिर से करके देखेंगे। अब ये था हमारा, ये वो मैट्रिक्स है जिसकी ऑप्टिमिलिटी हमें टेस्ट करनी थी। तो ऑप्टिमिलिटी टेस्ट करने के लिए हम क्या लिखते थे? एलोकेटेड सेल्स की कॉस्ट मैट्रिक्स सबसे पहले लिखते थे। एलोकेटेड सेल्स की कॉस्ट मैट्रिक्स लिखते थे, है ना। एलोकेटेड सेल्स की कॉस्ट मैट्रिक्स हम लिखते थे 27, 30, 50, 45, 22, 35। फिर U1, U2, U3, V1, V2, V3, V4। फिर अगेन V1 को 0 ले लिया हमने। V1 को जैसे ही 0 लिया तो U1 को हम लिख सकते हैं कितना? 27। V1 0 ले लिया तो U3 को हम लिख सकते हैं क्या? 35 लिख सकते हैं। U1 27 आ गया तो V2 हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। V2 3 हो जाएगा। अच्छा, U3 को 35 लिया हुआ है तो 35 माइनस 13, 35 माइनस 13 करेंगे तब जाके हमको क्या आएगा? 22 आएगा। तो V4 की वैल्यू कितनी आ गई? -13 आ गई। ठीक है, -13 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू इतना। तो U2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 45 प्लस 13, 45 प्लस 13 यानी कि 58 आ जाएगा। ठीक है, और एक बच रहा है हमारा, U2 की वैल्यू 58 आ गई तो V3 की वैल्यू आ जाएगी कितनी? माइनस। तो यहाँ से V3 की वैल्यू आ गई कितनी? -8। तब तो जाके इन दोनों को ऐड करेंगे तो 50 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया है तो हम क्या करते थे? U प्लस VJ मैट्रिक्स बनाते थे। किसके लिए? अनएलोकेटेड सेल्स के लिए। किसके लिए? अनएलोकेटेड सेल्स के लिए। अनएलोकेटेड सेल्स के लिए ये हमारा, तो V3 प्लस U1, V3 प्लस U1 निकालो आप। V3 प्लस U1 27 माइनस 8, 27 माइनस 8 21 हो जाएगा। ये निकालो 27 प्लस V4, 27 प्लस V4, अगर ये निकालेंगे तो ये 14 हो जाएगा। ठीक है, इसकी बात करते हैं तो U2, इसकी बात करते हैं तो U2 प्लस V1, तो U2 प्लस V1 तो 0 है। U2 कितना है? 58 है। U2 प्लस V1, फिर ये आ जाएगा U2 प्लस V2 यानी कि 61। ठीक है, फिर ये दोनों, ठीक है, U3 प्लस V2, U3 प्लस V2 38। ठीक है, और ये U3 प्लस V3, U3 प्लस V3, तो ये हो जाएगा 27। ये क्या है? ये UI प्लस VJ मैट्रिक्स है अनएलोकेटेड सेल्स के लिए। अनएलोकेटेड सेल्स के लिए, अनएलोकेटेड सेल्स के लिए। अब इसका हम डिफरेंस लेंगे किससे? कॉस्ट मैट्रिक्स से। अनएलोकेटेड सेल के कॉस्ट मैट्रिक्स से इसका डिफरेंस लेना होगा। ये तो करते थे नेक्स्ट, है ना। अब ये हमने देखा कि ये हमारा कॉस्ट मैट्रिक्स है अनएलोकेटेड सेल्स के लिए। अब U प्लस IJ का इससे डिफरेंस लेना है तो 61 माइनस 21, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कोई एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। ठीक है, क्या आएगी उससे मतलब नहीं है, हमको पॉजिटिव आनी चाहिए। ठीक है, 40 कॉस्ट माइनस 14 ये भी पॉजिटिव, 80 माइनस 61 ये भी पॉजिटिव, 70 माइनस 58 ये भी पॉजिटिव, 50 माइनस 38 ये भी पॉजिटिव,
70 माइनस 27 ये भी पॉजिटिव। मिनिमाइजेशन का केस था सेल इवैल्यूएशन मैट्रिक्स में सारे टर्म्स जो हैं वो क्या आ गए हैं, ये सारे टर्म्स जो है ये हमारे पॉजिटिव आ गए हैं और केस है मिनिमाइजेशन का, इम्प्लाइज दिस सोल्यूशन इज द ऑप्टिमल सोल्यूशन, दिस सोल्यूशन इज ऑप्टिमल सोल्यूशन। ठीक है, ऐसे करते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम को। अब ध्यान रखना, एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है इसमें, इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट ये है कि ये तो हम जितने भी केस देख रहे हैं ये केस कौन से हैं, ये केस है मिनिमाइजेशन का, ये केस है किसका, मिनिमाइजेशन का, है ना, ये केस है मिनिमाइजेशन का। अब सपोज करते हैं कि कोई एक मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है और हमें ट्रांसपोर्टेशन मेथड से यूज़ करना है। तो हमने मैक्सिमाइजेशन के बारे में तो पढ़ा ही नहीं है। तो मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम के केस में हम क्या करते हैं कि जो हाईएस्ट टर्म होता है ना, सपोज करो ये 100 है, ठीक है, और ये सपोज करो हमारा मैट्रिक्स गिवन है 60 40 80 30 50 100 70 90 80 10 40 70। अब हम करेंगे क्या कि इसका जो हाईएस्ट टर्म है, हाईएस्ट एलिमेंट जो है, ये हाईएस्ट वैल्यू है, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे हाईएस्ट माइनस सेल, हर एक सेल को माइनस कर देंगे इससे, तो हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगी 100 माइनस 60 40, 100 माइनस 40 60, 100 माइनस 80 20, 100 माइनस 30 70, 100 माइनस 50 50, 100 माइनस 100 0, 100 माइनस 70 30, 100 माइनस 90 10, 100 माइनस 80 20, 100 माइनस 10 90, 100 माइनस 40 60, 100 माइनस 70 30। ये मैट्रिक्स आ जाएगा। इस पे हम मिनिमाइजेशंस के फंडे लगा देंगे, और यहाँ से हम एलोकेशन कर देंगे। ठीक है, बस ध्यान ये रखना है कि एलोकेशंस इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग होगा कि किस सेल में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स एलोकेट होने हैं, लेकिन उनका जो कॉस्ट मैट्रिक्स लेंगे ना वो हम ओरिजिनल मैट्रिक्स लेंगे। हमें पता चल जाएगा, यहाँ से हम एलोकेट कर देंगे कि किस सेल में कितने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमें एलोकेट करने हैं, और कॉस्ट निकालने के लिए यानी फाइनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो कॉस्ट चाहिए हमको, XI CI जो करते हैं, तो उसमें हम कॉस्ट जो लेंगे वो ओरिजिनल मैट्रिक्स से ले लेंगे। कॉस्ट जो ले लेंगे वो हम कहाँ से ले लेंगे, ओरिजिनल मैट्रिक्स से ले लेंगे। ठीक है, सो ये था हमारा पूरा कंसेप्ट ट्रांसपोर्टेशन का। थैंक यू।